अब हमें मेरा सभी को नमस्ते। फर्स्ट स्लाइड। तो आज पूरी दुनिया, वो चाहे आज ये ट्रम्प भाई साहब हो या ये मैडम हो, पूरी दुनिया आज इंडिया के नमस्ते को आगे बढ़ा रही है। तो अब हमें आगे नमस्ते ही करते रहना है। और एक कोरोना के जैसे छोटे से वायरस ने आज अपने पैरों पे देखिए कि आप पूरी दुनिया को जैसे घुमा के रख दिया उसने। नेक्स्ट प्लीज। मुझे हाँ वो चालू हो रहा है। कोरोना हमारे नए जीवन का एक नया हिस्सा बन गया है। ये हमारे लिए एक नॉर्मल चीज है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमारे जीवन में मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ये जैसे नॉर्मल है, वैसे ही वैसे यही भी हमारे लिए एक नॉर्मल हिस्सा बन गया है। तो अब आप हमें इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। वो वापिस वीडियो आ गया। हाँ वो दिख तो नहीं रहा है ना। हाँ फर्स्ट वाली, हाँ ये वाला चलें। तो जैसे जैसे अब हम लोगों ने आज हम देखते हैं कि अब कोरोना तो कई महीनों तक हमारे साथ रहने वाला है और हमें इसी के साथ अब आगे बढ़ना है। तो दोस्तों जैसे मलेरिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों आज मलेरिया हमारे जीवन से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आज हमने मलेरिया से बचने के लिए कई रास्ते अपना लिए हैं। तो आप देखिए कि हमने ये मॉस्किटो नेट लगाना शुरू कर दिया है इस तरीके से। और आज हम मॉस्किटो नेट लगा रहे हैं तो आज ये माँ बच्चे कितने सुरक्षित हैं। ये प्ले, हाँ प्ले नहीं हो रहा था, ये सुरक्षित नहीं है। वैसे ही आजकल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की अगर हम बात करते हैं तो आज हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी अपनी सारी सावधानियां लेते हैं, जैसे कि हम हेलमेट लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। तो यही सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। तो अब आप इस चीजों के साथ आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आज कोरोना के बिना भी कम से कम 1,50,000 लोगों की मृत्यु प्रतिदिन होती है, जिसमें कम से कम 50,000 मामले हमारे हार्ट की बीमारियों के कारण होते हैं, करीबन 25,000 मौतें कैंसर के कारण होती है। तो दोस्तों अगर आज हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो आज देखा जाए तो कोरोना के कारण जो मृत्यु हो रही है वो काफी कम है। तो अच्छी बात यह है कि कोरोना का मृत्यु दर बहुत कम है पहले की कंपैरिजन में, बाकी बीमारियों के कंपैरिजन में। तो अब हमें इसी को हिस्सा बना के हमें आगे चलना है। नेक्स्ट प्लीज। तो फिर मैं वही चीजों पे आता हूं कि कोरोना हमारे जीवन का नया हिस्सा है और इस नए हिस्से के साथ कुछ कुछ प्रश्न हमारे मन में आ रहे हैं। तो इन प्रश्नों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो जैसे जैसे मैं आपसे बातें करते जाऊंगा तो आपके कई प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे और साथ ही साथ कुछ नए प्रश्न भी हमें आते जाएंगे और हमें कुछ नई चीजों के बारे में जानकारी मिलती जाएगी। तो अगर आपके मन में भी कई आइडियाज हैं तो आप मुझे वो आइडियाज मैसेज कीजिए ताकि हम आगे भी उसको अपने नॉलेज में ले सकें और उसको अपनी लाइफ में अपन लगा सके। हमारा जीवन 360 डिग्री चेंज होने वाला है। नेक्स्ट। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जब क्या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी कि नहीं। बिल्कुल नहीं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी सारी चीजें हमारी नॉर्मल होने वाली नहीं है। एक बहुत बड़ा नो है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हमारी सारी चीजें नॉर्मल नहीं होने वाली है। जैसे हम लोग लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं वैसे ही ये कोरोना वायरस भी लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों जब आप लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी परेशानियां खत्म हो गई है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वायरस आज भी है और जिंदा है, तो आपको वो परेशान कर सकता है। दोस्तों हमारी नॉर्मल लाइफ किसी भी तरीके से नहीं होने वाली है। हमें हमेशा सावधान रहना है, किसी भी स्थिति में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि यार अब तो हमें कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक करियर या एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। करियर या एसिम्प्टोमेटिक वो होते हैं जिन्हें वायरस तो इन्फेक्टेड है लेकिन उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है। और सबसे बात यह है कि ये उन्हें खुद भी नहीं मालूम होता है कि आतंकवादी वायरस उनके अंदर है, लेकिन उनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वायरस अभी भी है, मौजूद है, वातावरण में है, लेकिन जैसे हम मलेरिया के लिए सावधानी रख रहे हैं, जैसे हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचने के लिए सावधानी रख रहे हैं, वैसे ही कोरोना के साथ सावधानी रखते हुए हमें आगे बढ़ाना है। दोस्तों अभी बहुत सारे जोक्स भी चलते हैं कि हम तो हमारे घरों में कैद हो गए हैं और हमारे घर में हम फंस गए हैं। तो दोस्तों आप यकीन मानिए आप दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पे हैं, अपने स्वर्ग में हैं, घरों में हैं। लेकिन जब काम पे जाएंगे तो आपको ज्यादा सावधान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं जिसको आप आज ही अपने दिमाग में लगा लीजिए ताकि आप उससे आगे के लिए प्रिपेयर हो सकें, और फिजिकली भी और मेंटली भी। नेक्स्ट।
अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो आप देखिए कि ये कितना भारत देश में रश है। देखिए आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ पे नीचे देखिए, आप इस तरफ देखिए, अभी जब ये यहाँ से लीकर का जब शॉप्स खुला था तो कितना रश हो गया था। तो दोस्तों हमें सभी को बाहर निकलने की जल्दी है। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा तो पूरा भारत में 130 करोड़ पॉपुलेशन है, 130 करोड़ पॉपुलेशन में क्या होने वाला है आप बहुत भली भांति समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए जब रश होगा तो आपको तो पूरे समय सावधानी रखना। नेक्स्ट दोस्तों, अभी हमारी करंट सिचुएशन जो है ना इस तरबूज के समान है कि अगर हम ग्रीन जोन में और जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हम रेड जोन में आ जाएंगे। तो दोस्तों आप इस चीज को भली भांति समझ लीजिए कि आज जो हम हैं वो सुरक्षित हैं। तो दोस्तों मैं एक हिस्ट्री की बात करता हूं। ऐसा बताया जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो अगर हम इतिहास में स्पेनिश फ्लू की बात करें, जो स्पेनिश फ्लू था ये 1918 में आया था और 1918 से 1920 तक चला था। करीबन 1.5 से 2 साल तक स्पेनिश फ्लू चला था। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर अभी तक का हिस्ट्री का ये सबसे खतरनाक पेंडेमिक रहा है जिसमें करीबन 2 साल तक चला था। इसके 3 वेव्स आए थे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पहला कर्व बहुत सिंपल था, उसके बाद हम सेकेंड कर्व पे जाते हैं तो ये काफी डेंजरस था और ये थर्ड वाला कर्व भी आया था। तो दोस्तों जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोगों को ऐसा लगा था कि जैसे आज हमें लग रहा है कि यार हम तो कैद हो गए, हम फंस गए हैं, वैसे ही लॉकडाउन में लोगों को लगा कि यार हम तो फंस गए हैं। और जैसे ही वो लोग घर के बाहर निकले तो उन्होंने पार्टी करना शुरू किया, उन्होंने एंजॉय करना शुरू किया और उस चक्कर में इतने सारे पेशेंट्स हुए कि फिर ये मॉर्टेलिटी 10 गुना बढ़ गई। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो इस बार हमें पिछली स्पेनिश फ्लू से सीख लेके ये ध्यान रखना है कि अब हमें इतिहास को दोहराना नहीं है। अगर हम दूसरी बात करें तो स्पेनिश फ्लू से कुछ सीखने लायक बातें यह है हमें कि अभी तक का ये सबसे खराब पेंडेमिक रहा है। स्पेनिश फ्लू सबसे खराब पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू रहा है। आप ये कर देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई थी स्पेनिश फ्लू में। दूसरा डिफरेंस ये था स्पेनिश फ्लू में और कोविड में, जो एक सिमिलर चीज थी कि दोनों का कारण वायरस है, लेकिन जो 1918 में लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि वायरस के कारण हो रहा है और उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि ये कॉफिंग के कारण होता है या पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है। तो दोस्तों आज ये सब जानकारियां हम लोगों के पास है, तो इसलिए हमें घबराना नहीं है, हमें इसका एडवांटेज लेना है और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सारी सावधानियां जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं आप उसका ध्यान रखिए, तो आप इसको आगे भी संभाल पाएंगे। और एक और अच्छी चीज ये है कि स्पेनिश फ्लू ज्यादा खतरनाक था कोविड के बदले, और स्पेनिश फ्लू ने यंग लोगों को ज्यादा परेशान किया था ओल्ड पर्सन की कंपैरिजन में। लेकिन कोविड में इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कोविड में ये जवान लोगों को छोड़ के जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनको ही ज्यादा परेशान कर रहा है। अगर स्पेनिश फ्लू की हम लोग बात करते हैं तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस के अलावा एक कॉमन चीज ये भी थी कि दोनों का जब तक कोई वैक्सीन नहीं था और दोनों का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, तो आज की डेट तक कोविड-19 का भी कोई ऑथेंटिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो दोस्तों आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको कोई भ्रामक प्रचारों से दूर रहना है। आजकल एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कई तरह का ज्ञान मिलता रहता है। तो दोस्तों हमें कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना है जो गवर्नमेंट की तरह द्वारा अप्रूव नहीं है। और सबसे आखिरी चीज ये स्पेनिश फ्लू की हम बात करते हैं कि जब भी जो इसका ट्रीटमेंट था वो सावधानी रखना, सोशल डिस्टेंसिंग। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, ये मैडम की तरह आपको कि अपने आसपास 6 फीट का दूरी आपको बना के रखना है। तो पहले भी इसका यही ट्रीटमेंट था और अभी भी यही ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट, तो दोस्तों जब हम अपने घर से बाहर निकलेंगे तो हमें प्रोटेक्शन है, सेफ्टी किट का ध्यान रखना है। इस प्रोटेक्शन है सेफ्टी किट में आपके पास एक फेस कवर होना चाहिए, एक गॉगल होना चाहिए, एक हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए आपके पास, एक साबुन होना चाहिए अपने पास, अब वो स्क्रीन चलने दो, साबुन होना चाहिए और टॉयलेट सीट या सैनिटाइजर या टिश्यू पेपर होना चाहिए। आप जो फेस कवर है उसको आपको बराबर पहन के रखना है और ये हमारा एक नया प्राइवेट पार्ट बन गया है। तो दोस्तों आप ये स्क्रीन की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज अवर न्यू प्राइवेट पार्ट। तो अगर आपने अपने मास्क को, नोज को कवर नहीं किया और माउथ को कवर किया नहीं है तो ये इस तरीके से होगा जैसे हमने अपना अंडर रिपेयर पहना है। आप प्लीज इसको ऑफेंडेड फील मत कीजिए, ये डायग्राम केवल आपको समझाने के लिए बताया गया है कि सही तरीके से मास्क पहनना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो दोस्तों आप मास्क को सही तरीके से पहनिए, इसको आप अपना प्राइवेट पार्ट मानिए, तो अपना नोज को और माउथ को अच्छे से कवर करके रखिए। जब आप घर से निकलेंगे तो कोशिश कीजिए कि आपका शरीर का ज्यादा हिस्सा एक्सपोज ना हो, तो आप फुल स्लीव शर्ट पहनिए। आप साथ में एक सोप का छोटा सा बॉटल रख सकते हैं या पेपर सोप भी रख सकते हैं।
आप सैनिटाइजर का भी यूज कर सकते हैं जब आपको सोप का यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह आप अगर टॉयलेट यूज करते हैं तो टॉयलेट को भी, सीट को भी आप सैनिटाइज कर लीजिए। और एक टिश्यू पेपर रखिए। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हम स्नीज करते हैं या छींकते हैं तो उसका जो स्प्रेड रहता है करीबन 27 फीट के लिए होता है, और जो कफिंग का रहता है वो 6 से 7 फीट तक के लिए रहता है। तो दोस्तों आप छींकते समय या खांसते समय एक टिश्यू पेपर का यूज कीजिए, तो इस चीज का ध्यान रखिए। और जैसे ये भाई साहब अभी खांसी कर रहे हैं, अपना कफ कर रहे हैं, तो आप देखिए पहले हम लोग बताते थे कि आपको हाथ रख के कफ करना है, लेकिन अब ये नहीं है, आपको इस तरीके से कफ करना है ताकि आपके हाथों से आपके नाक में इंफेक्शन ट्रांसमिट ना हो। तो दोस्तों यही सारी चीजें अब हमें सीखना है। नेक्स्ट, जब हम लोग अपने काम पे जाएंगे तो अब हमें क्या देखना है। जब हम लोग अपने काम पे जाएंगे तो आपको, जैसा मैंने बताया कि मास्क पहन के रखना है और मास्क सही तरीके से पहन के रखना है। अब आप ये भाई साहब को देख सकते हैं कि ये भाई साहब ने मास्क पहन के रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये N95 मास्क या रेस्पिरेटर है। दोस्तों आपको इस मास्क की जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि आप घर पे बना हुआ मास्क पहनिए, आप अपना स्वयं का मास्क पहनिए। उसका रीजन ये था कि आप अगर अपने घर का बना हुआ मास्क पहनते हैं तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स है जिनको N95 की मास्क की जरूरत है या 3 लेयर मास्क की जरूरत है, उन्हें कमी ना हो। दोस्तों मैं खुद भी डॉक्टर हूं, मैं खुद भी सर्जन हूं, और आप यकीन मानिए कि जब से ये वुहान में चालू हुआ है, हम लोग जनवरी से 10 गुना प्राइस पे मास्क खरीद रहे हैं। 10 गुना प्राइस पे जो मास्क हमें 90 पैसे का आता था उसको हम 10-10 रुपए में खरीद रहे हैं। उसी तरह आप देखते जाइए कि N95 मास्क की भी हम प्राइस ज्यादा पे कर रहे हैं, उसी तरह हम लोग सैनिटाइजर का भी ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। तो दोस्तों जहां पे इसकी एक्चुअल जरूरत है, N95 मास्क की आवश्यकता उसी जगह होती है जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, या कोई आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, या कोई हॉस्पिटल के सेटअप में हो रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। अगर दोनों लोगों ने मास्क पहन रखा है मार्केट में तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आप बिल्कुल सेफ है, ठीक है। और जब आप काम पे जाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो आप क्राउडिंग को अवॉइड कीजिए। जहां तक संभव हो सके आप अपना व्हीकल यूज कीजिए, दैट वुड बी ग्रेट, ताकि आप लोगों के कांटेक्ट में ही नहीं आए। अब आप जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचेंगे या हॉस्पिटल पहुंचते हैं या आप अपने घर पहुंचेंगे, आपको सबसे पहला काम यह होना चाहिए, आपके वहां पे एक बोर्ड लगा होना चाहिए, आपके ऑफिस के बाहर, आपकी दुकान के बाहर, आपके हॉस्पिटल के बाहर, की प्लीज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंटरिंग, कि आप कृपया अंदर घुसने के पहले अपने हाथ धो के अंदर आइए। दोस्तों हमारे हॉस्पिटल में भी हमने एक टेम्परेरी वॉश बेसिन बना के रखा है, जिसमें कि आप अपने हाथ धोने के बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको हाथ धोने के बाद ही अंदर जाना है। जहां तक हाथ धोने का सवाल है दोस्तों, आपको 20 सेकेंड तक कोई भी साबुन से हाथ धोना है। सोप हैंड वॉश इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट। आपको कोई सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है तो ही आप सैनिटाइजर के बारे में सोचिए। कुछ जगहों पे पॉसिबल नहीं हो सकता कि हमारी जगह हाथ धो सकें, तो उस जगह आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। आप अगर सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो आप उसमें परसेंटेज का अल्कोहल का ध्यान रखिए, कम से कम 60% to 90% अल्कोहल हो उसके अंदर। और वो अगर आपने सैनिटाइजर यूज किया तो आप तुरंत आग के पास न जाएं, क्योंकि ये आग को भी पकड़ सकता है। तो ये छोटी छोटी सी सावधानियां हैं। अब इसके आगे की बात मैं आपसे करना चाहता हूं, जिसे मैंने बताया कि आपको मेंटली प्रिपेयर करना है। जब हम नल को खोलते हैं बंद करते हैं तो उसमें 4 लोगों अपने हाथ लगाते हैं, एक दूसरे से इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। तो जब आप आगे के लिए सोचिए कि हमें जो हैंड वॉश है आपका ये ऑटोमेटिक हैंड वॉश रहे, जिसमें आपको टच ही ना करना पड़े, या सोप डिस्पेंसर है ये भी ऑटोमेटिक रहे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज आप माइंड में रखिए और इसको आगे के लिए प्लान कर लीजिए। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जब अपने हाथों में अगर हम घड़ी पहनते हैं या हम आपके लिए ये चूड़ियां पहनते हैं या अपने जो रिलीजियस धागे पहनते हैं या इस तरीके से अंगूठियां पहनते हैं, दोस्तों ये अगर हम पहनते हैं तो इसके बाद भी अगर हमारे हाथ को धोते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। तो प्लीज आप इन चीजों को कुछ दिन के लिए पहनना छोड़ दीजिए और अपने हैंड को अच्छे से वॉश कीजिए। हम 2021 में सारी चीजें फिर से पहनेंगे, ठीक है। तो प्लीज ये चीज को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्लीज। अब हमें हाइजीन प्रैक्टिसेस की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हमें किसी से भी अब गले नहीं मिलना है। आप ये देखिए लेडी गले मिल रही है, हमें किसी से हाथ नहीं मिलाना है। नोकिया ने इतने सालों तक लोगों को आपस में कनेक्ट किया है और उनका ये लोगो हमेशा आता है कि कनेक्टिंग पीपल। लेकिन दोस्तों अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबको नमस्ते करना है। दैट इज कॉल्ड कोरोना नमस्ते। तो आप लोग उसके लिए बहुत आपके लिए थैंकफुल रहेंगे कि आपने उनको गले नहीं लगाया या आपने उनको
हैंडशेक नहीं किया। तो अब जमाना बदल रहा है, तो आपको भी जमाने के साथ बदलना है। तो दोस्तों ये सावधानियां रखना है आपको। इसके साथ साथ जब आप काम पे जाएंगे, अपनी टेबल पे जाएंगे, तो आपका डेस्क को, माउस को, कीबोर्ड को, स्क्रीन को आपको स्वयं साफ करना है। ठीक है, आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, आपको कहीं से कोई भी चांस नहीं लेना है। उसी तरह आपको हर स्क्रीन, अगर आप मान लो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कहीं डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, दोस्तों आप 20 मिनट तक काम करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए 20 सेकंड के लिए। नहीं तो क्या होता है, हमारी आंखों पे स्ट्रेन होता है, और आंखों पे स्ट्रेन होता है तो नेचुरली हम आंखों की तरफ आंखें मसलते हैं अपनी, वही आंखों को हम नाक की तरफ या मुंह की तरफ भी लाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करना है, तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखिए प्लीज। दोस्तों आज हम अपने घरों में हैं, तो आज बहुत रिलैक्स्ड हैं और हमारी हाइजीन प्रैक्टिसेस भी बहुत रिलैक्स्ड है। लेकिन जब हम काम पे जाएंगे तो हमें कहीं कोई भी चांस नहीं लेना है, किसी तरह की असावधानी नहीं करना है हमें। आपके ये खूबसूरत नाखून अगर आप देख रहे हैं, तो इन खूबसूरत नाखूनों को आप तुरंत काट लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा है कि 2021 में हम सारी बातें करेंगे। तो अपने बड़े हुए नाखूनों को आप तुरंत काट लीजिए, क्योंकि अगर इतने बड़े नाखून हैं तो नेचुरली इसके अंदर भी इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। आप माइंडफुल रहिए, आप हर चीज को शक की निगाह से देखिए। एक शायद मूवी आई थी पहले जिसमें एक वो थापा बना था, मुझे उस एक्टर का नाम नहीं ध्यान आता, वो हर आदमी को शक की निगाह से देखता था। तो दोस्तों आपको भी हर आदमी को शक की निगाह से देखना है, या हर चीज को आपको शक की निगाह से देखना है कि यार इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्लीज आप केयरफुल रहिए। आप किसी भी चीज को टच कर रहे हैं तो उसके बाद अपने हाथ जरूर आप धोइए। आप अगर हाथ धोने के साथ साथ आप, जैसे लिफ्ट की बात करता हूं मैं, अब आपको ऑफिस में जाना है तो आप लिफ्ट यूज करना बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए, और आप सीढ़ियों का यूज करना शुरू कर दीजिए। आप सीढ़ियों का यूज करेंगे तो उसमें भी एक सावधानी रखना है कि आपको रेलिंग को टच नहीं करना है। आप रेलिंग को टच करेंगे तो उसमें भी बार बार इंफेक्शन होने के चांस हो सकते हैं। तो आप सीढ़ियों पे टच चलेंगे तो आपको बिना टच किए हुए जाना है, और आप लिफ्ट का यूज करना बंद कर देंगे तो उससे आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो दोस्तों आप कुछ समय के लिए लिफ्ट यूज करना बंद कर दीजिए। पिछले 1.5 महीने से मैंने किसी तरह के ना हॉस्पिटल में ना घर पे लिफ्ट का यूज किया है। नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों इसके आगे की मैं और आपसे बातें करता हूं कि आपकी ऑफिस का टाइम अगर आप थोड़े समय के लिए चेंज कर लें, एग्जाम्पल कि ऑफिस का टाइम 11 से 5 है, तो दोस्तों आप अपनी कंपनी में बात कीजिए, कुछ लोगों का समय 10 बजे कर लीजिए, कुछ लोगों का समय 12 बजे कर लीजिए। तो आप जो ट्रैफिक में जो भीड़ होगी, आप ट्रैफिक में भीड़ भड़के से भी आप बच सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका टाइमिंग थोड़ा सा शिफ्ट हो सके। नेक्स्ट। दोस्तों अब एक समय आ गया है कि आप कैश ट्रांजैक्शंस को बंद कर दीजिए। जब हम कैश काउंटिंग करते हैं तो हमारे इंडियंस की आदत है कि हम उसको टच करते हैं, और हम टच करेंगे तो नेचुरली इन्फेक्शन का रिस्क होता है, क्योंकि वो कितने ही हाथों से निकल के आता है। तो दोस्तों अब इंटरनेट बैंकिंग का समय आ गया है, आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में अच्छे से सोचिए। तो कैश ट्रांजैक्शंस को अवॉइड कीजिए और डिजिटल पेमेंट्स की तरफ आप आगे बढ़िए। गो डिजिटल। तो जैसा मैंने बताया कि डिजिटल जाने का सबसे बढ़िया टाइम है, तो आप स्कैनर यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये स्कैनर को यूज करेंगे तो आप पेपर के कॉन्टेक्ट में कम आएंगे, डॉक्यूमेंट्स के कॉन्टेक्ट में कम आएंगे। बैक स्कैन वाले तो आप स्कैनर यूज करिए, और आप स्कैनर यूज करेंगे तो आप ये सिटी स्कैन में जाने से बच सकते हैं। तो दोस्तों आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको स्कैनर यूज नहीं करना है। उसी तरह अब दोस्तों हर चीज के फायदे हैं और हर चीज के नुकसान हैं। जैसे जैसे हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं तो दोस्तों कई लोग बैठे हैं जो आपकी पॉकेट को बैठे बैठे घर पे भी साफ कर देंगे। तो दोस्तों आपको साइबर क्राइम से भी बचना है, तो समय समय पर अपने पासवर्ड भी चेंज करते रहिए। और आज इंदौर इन लाइव ग्रुप ने परसों ही जितेंद्र सिंह जी का एक बहुत अच्छा सेमिनार साइबर क्राइम पे करवाया था। तो दोस्तों उन्होंने जो जो भी सावधानियां बताई साइबर क्राइम से बचने के लिए, आप उसको अच्छे से फॉलो करिए और अपना ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये सारी सावधानियां आपको रखना है। नेक्स्ट, सोशल डिस्टेंसिंग एट वर्क। दोस्तों ये जो 6 फीट की दूरी है, आप इसका कदम कदम पर ध्यान रखिए। ऐसे सीन हमें विदेशों में पहले देखने मिलते थे, लेकिन दोस्तों अब आप देखिए कि आपको कम से कम 6 फीट की दूरी हर जगह बना के रखना है, और इस रूल में कहीं से कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों जब आप ऑफिस में जाएंगे तो आप अपनी सेक्रेटरी से दूर रहिए, कितने भी खास हो आप, लेकिन आप दूर रहने की कोशिश कीजिए। आप अपने मित्रों से, दोस्तों से, कलीग से दूर रहिए, और ये सावधानी आपको हर बार बना के रखना है। नेक्स्ट,
अब हमें अपने काम पे जाने के लिए तैयार होना है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही मैं भी एक कॉन्फ्रेंस में गया था, हमारे डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी चेन्नई में, और कम से कम 1000 लोग थे। तो दोस्तों अब ये दृश्य आपको कुछ समय तक नहीं दिखने वाले हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस आपको अवॉइड करना पड़ेगी। और जैसे आज हम लोग जूम के थ्रू या वेबिनार के थ्रू या फेसबुक लाइव के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो दोस्तों अब ये समय आ गया है कि हमें इन्हीं सब चीजों के थ्रू कनेक्टेड रहना है। तो इससे हमारा इंटरेक्शन भी कम होगा और हमें इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं रहेगा। तो आपकी एक्सटर्नल मीटिंग्स हो, इंटरनल मीटिंग्स हो, तो आप 4 लोगों से ज्यादा एक बार में न बैठिए। साथ में बैठेंगे तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और फेस मास्क सभी को लगा के रखना है। दोस्तों हमारा भारत देश है और ये त्योहारों का देश है। तो इस त्योहारों के देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं। हमारा बहुत ही धार्मिक देश भी है और शादी हमारे यहाँ सबसे बड़ा त्योहार है। तो दोस्तों अब आप शादियों में कोशिश करके ज्यादा भीड़ ना करिए। और इसी तरह जो हमारे मंदिरों में भीड़ होती है, तो दोस्तों आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मंदिरों में कितनी सारी भीड़ हो रही है, तो आपको इसको भी अवॉइड करना है। उसी तरह जो शादी के फंक्शंस होते हैं, तो इसमें भी आजकल अब समय आ गया है कि अब हमें कम ही लोगों को इन्वाइट करना है कुछ समय के लिए। जब सारा नॉर्मल हो जाएगा फिर हम आगे की बात करेंगे। इसी तरह मूवी थिएटर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो आप मूवी थिएटर में भी आप अभी कुछ समय के लिए अवॉइड कीजिए। और ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स और थिएटर, ये सारे भी आप थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये चेंज, ये घर में शादी होने लग गई है। तो दोस्तों ये होम शादी का समय आ गया है। इसमें समय की भी बचत होती है और काफी हमारा फिजूल खर्ची भी और दिखावा जो होता है समाज में वो भी बच जाता है। तो दोस्तों एक व्हाट्सएप पे मुझे कल ही जोक क्या मतलब एक बहुत अच्छा मैसेज आया था कि शादी में 50 लोगों का नियम बनाया है और उठाने में 20 लोगों का नियम बनाया। तो दोस्तों हमारी शादी में कभी भी 50 लोग से ज्यादा खुश नहीं होते हैं और उठाने में जो हमारे नियर 20 लोग ज्यादा रहते हैं वही आते हैं, बाकी लोग तो फॉर्मेलिटी करने आते हैं। तो दोस्तों अब इसे हमेशा से के लिए कर लेना चाहिए। और आप यहाँ पे देखिए कि ये उठावना अभी ऑनलाइन होने लग गया है। तो ये उठावने की बैठक भी हमारे जैन समाज में अभी लेटेस्ट हुई थी। तो दोस्तों ये भी बहुत एक अच्छा सिस्टम है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। हमें कोई भी मास गैदरिंग्स को अवॉइड करना है। किटी पार्टी है, जैसे अब ये लेडीज के लिए किटी पार्टी है, तो अभी ये इतनी पार्टीज को आप ये नाच गाना है थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए। दोस्तों जहां तक फिटनेस का सवाल है, तो अब आप जिम जाना भी कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए, क्लब्स को भी बंद कर दीजिए। क्योंकि आप जब जिम में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि एक मशीनों को हम टच करेंगे तो एक दूसरे से इन्फेक्शन का चांस है। तो आप इसको अवॉइड करने के लिए आप अपने घर में एक फिटनेस का रिजीम बना लीजिए। और जरूरी नहीं कि हमें जिम जाना है, हम कोई छोटी मोटी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, आप घर में ही कोई वॉक कर सकते हैं, आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जिम जाना भी आप कुछ समय के लिए अवॉइड कीजिए। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें इंप्रूव इम्यूनिटी करने के लिए हमें क्या करना है, कि हमारी इम्यूनिटी कैसी बनाए रखें। दोस्तों कोरोना से अगर हमें लड़ना है तो हमारी इम्यूनिटी हमें बढ़ा के रखना है। तो अभी बहुत सारा जैसा मैंने बताया कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी दैट इज कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो उसमें बहुत सारा नॉलेज आता है कि साहब आप ये लेना शुरू कर दीजिए तो आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, वो लेना शुरू। देखिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल अपने रेजिम को फॉलो कीजिए तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। उसके लिए मैं आपको सिंपल चीजें बताना चाहता हूं कि आप जो अपना न्यूट्रिशियस या हेल्दी फूड है उसको भोजन करते रहिए, समय समय पर फूड को लीजिए। अभी जंक फूड को कुछ समय के लिए आप अवॉइड कीजिए, आप समय पे अपना नाश्ता कीजिए। अपने नाश्ते को आप कभी मिस मत कीजिए, दिन में 3 या 4 बार थोड़े थोड़े इंटरवल पे खाते रहिए। फ्रूट से, सैलेड से, ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक आप ज्यादा रखिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें करेंगे तो आपको अलग से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी इम्यूनिटी को मैक्सिमम लेवल पे रखना है। उसको बढ़ाने के लिए एक चीज और है कि हमें ओवर एक्सर्शन या हेक्टिक शेड्यूल को अवॉइड करना। आप देखिए जब हम अपने काम पे जाते थे पहले किसी जमाने में और अब जानेंगे तो हम इस तरीके से भागदौड़ कर सकते हैं कि करते रहते हैं, हमें किसी से बात करने का समय भी नहीं होता है। तो दोस्तों अब 2 महीने से हम लोग घर में बैठे हुए हैं, न कहीं जा रहे हैं न कहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों अब इस तरह की आपको भागदौड़ नहीं करना है। जितना हम भागदौड़ करते हैं, जितना हमें एक्सर्शन होता है, उतनी ही हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो दोस्तों आप ये अवॉइड कीजिए और आप चाहिए कि आपको एक बहुत सुकून की नींद इस बच्चे की तरफ आए। अगर इतनी अच्छी नींद नसीब हो दोस्तों तो फिर क्या कहने हैं, तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो आपको अलग से ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक इम्यूनिटी बढ़ाने की बात है तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारा अल्कोहल। तो दोस्तों आप ये देखिए, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। तो दोस्तों
आपको अल्कोहल के कारण या स्मोकिंग का आप देख सकते हैं, यहां पे स्मोकिंग देखिए आप, यहां पे स्मोकिंग देखिए दोस्तों। अल्कोहल और स्मोकिंग के कारण हमारी बॉडी का इम्यूनिटी 3 से 5 गुना कम होता है और हमें कोरोना वायरस के और दूसरे इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने इतने दिनों तक इसको नहीं लिया है तो आप इसको हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, तो आप एक बुरी आदत से भी छुटकारा पा लेंगे और आपका इम्यूनिटी भी आगे तक बना रहेगा अच्छी तरीके से। दोस्तों अब हमें लग रहा है कि हम अपने घरों में फंस गए और हमें बाहर जाने के लिए बहुत इच्छा हो रही होगी। तो दोस्तों अब आप कुछ समय के लिए अपना इंटरनेशनल या नेशनल ट्रेवल दोनों अवॉइड कर दीजिए। जब तक कि बहुत जरूरत नहीं हो आपको कहीं ट्रेवल नहीं करना है। दोस्तों जो भी हमें अब बात करनी है, हम 2021 के लिए आपसे बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों कि अब अगर देखा जाए तो बहुत घरों में इंतजार है जो हमारी ये काम वाली बाई का है या मेड का है। दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जैसे जैसे मैं आपसे बातें करते जाऊंगा आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन कई प्रश्न मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये मेड के लिए आजकल हस्बैंड्स के भी बहुत जोक आते हैं कि भाई आज हम बर्तन धो लिए आपने या हम पोछा लगा रहे हैं। दोस्तों तो ये जोक वाली बात नहीं है, आज हमें मिलजुल के काम करना है और अगर आपने आदत बना ली तो आप इसको भविष्य में भी बना के रखिए। तो ये भाई साहब की तरह आप ये काम वाली बाई के लिए भी बहुत बड़ा नो है कि भाई आप कुछ दिनों के लिए इनको मत आने दीजिए। जितने ज्यादा लोगों के आप संपर्क में आएंगे उतना ज्यादा इन्फेक्शन का रिस्क आपको रहेगा। दोस्तों यही चीज ड्राइवर्स के लिए भी होता है कि अगर आपकी कार है तो आप स्वयं ड्राइव कीजिए। इसी तरह अगर प्रेस की हम बात करें तो दोस्तों प्रेस भी आप खुद ही कीजिए। तो दोस्तों इस चीज का भी आप ध्यान रखिए, अपनी गाड़ी स्वयं चलाइए और अपने कपड़े भी खुद ही इस्त्री कीजिए आप। दोस्तों बार्बर, अब हमें ब्यूटी पार्लर्स की, बार्बर्स की भी बहुत आवश्यकता लग रही है। दोस्तों ये मेरा स्वयं का फोटोग्राफ है, मैंने अपने पिताजी का हेयर कट किया है। दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं सर्जन हूं, लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूं, पेट के ऑपरेशन करता हूं। तो ये 400 साल पुरानी बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि 400 साल पहले जो बार्बर्स या नाई हुआ करते थे वही लोग सर्जरी किया करते थे और सर्जन धीरे धीरे उनसे इन्वॉल्व होते गए। तो एक बार्बर्स की एक अलग ब्रांच होगी और सर्जन की एक अलग ब्रांच होगी। तो दोस्तों आज सर्जन का उद्गम बार्बर से ही हुआ है। तो आज जैसा मैंने आपको बताया स्पेनिश फ्लू के टाइम की इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो आज सर्जन भी नाई बन गया है। तो जैसे नाई से सर्जन बने वैसे ही सर्जन भी नाई बन गया। तो दोस्तों इस इतिहास को हमें दोहराना नहीं है, आपको स्पेनिश फ्लू की तरह कोविड में नहीं करना है। दोस्तों पॉसिबल हो सके आप टेक्निक करके कुछ समय के लिए आप बार्बर विजिट मत जाइए। अगर किसी कारण आपको बहुत ही आवश्यक हो कि जाना तो आप ध्यान रखिए कि वहां पे उसका टॉवेल नया हो, सारी चीजें नई हो और वहां पे भीड़ ना हो। नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि हमारा देश इतना विशाल है, इतना महान है, 130 करोड़ लोग हैं। तो अभी की ये बात है जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा, लेकिन ये खत्म होने के पहले भी लोगों ने झाड़ फूक चालू कर दी है। तो नीम हकीम झाड़ फूक से ये देश भरा हुआ है। तो बहुत झोला छाप भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दावा करते हैं कि भाई हम झाड़ फूक से कोरोना को भगा देंगे। तो दोस्तों ये अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि कोरोना का झाड़ा देने वाला भोपा खुद पॉजिटिव निकला और उसने 10 लोगों को पॉजिटिव कर दिया। पेपर का न्यूज है 15 दिन पहले का। तो दोस्तों न केवल आपको कोरोना से बचाना है अपने आप को, लेकिन इन स्वयंभू लोगों से भी बचाना है जो आपको इस तरीके से परेशान कर सकते हैं। दोस्तों आपको सही जानकारी देने के लिए मैंने अपना एक YouTube चैनल शुरू किया है, हेल्थ शो बाय डॉक्टर विशाल जैन। तो इसमें मैं समय समय पे अपने वीडियोस भी डालते रहता हूं। तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप डॉक्टर विशाल जैन के नाम से यूट्यूब पे ढूंढिए तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियोस मैंने कोरोना से संबंधित, बाकी कुछ ऑपरेशन से संबंधित भी वीडियोस डाले हैं। तो इसमें मेरा उद्देश्य ये है कि आपको सही जानकारी अपने मिलती रहे और आप किसी तरीके से भ्रमित ना हो। दोस्तों अब मैं जल्दी अपनी बात खत्म करने वाला हूं। नेक्स्ट। अभी तक ऐसा है कि अब मैं आपसे न्यू हॉस्पिटल एटिकेट्स के बारे में बातें करना चाहता हूं। तो दोस्तों अभी तक क्या होता है कि जब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि हमें कुछ नहीं आता है। तो अब कुछ हॉस्पिटल एटिकेट्स को आपको आगे ध्यान रखना है जो आपको आने वाले समय में आपके लिए काफी यूजफुल साबित होंगे। दोस्तों ये जो जीवन है अब डॉक्टर और रोगियों के लिए अब एक समान नहीं रहने वाला है। तो आपको हर समय मास्क पहन के रखना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का आपको कदम कदम पर पालन करना है। तो दोस्तों ये मैं अपनी ओपीडी में पेशेंट देख रहा हूं, ये मैंने भी मास्क पहन रखा और फेस शील्ड पहन के रखा है। ये मरीज भी आज अपना मुझसे दूरी बना के बैठे हैं और इन सभी लोगों ने मास्क लगा के रखा है। तो दोस्तों इन चीजों को आपको हमेशा के ध्यान रखना है।
एक और इम्पोर्टेंट चीज, अभी कलेक्टर साहब ने आज हमारा मीटिंग भी कॉल किया है कि अब हमारे क्लिनिक्स भी खुलने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक ये होता है कि जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं या हॉस्पिटल्स भी होते हैं, हम लोग कभी भी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश नहीं करते हैं। भाई चलो डॉक्टर साहब को दिखाना है, जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, हम आधे घंटे के बाद नंबर आ जाएगा, 1 घंटे के बाद नंबर आ जाएगा। दोस्तों आप विदेशों में किसी भी डॉक्टर से बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि आप भी अपॉइंटमेंट लेके जाइए। उससे ये होगा कि दोस्तों हम चाह के भी अगर भीड़ होती है हमारे क्लिनिक पे, तो हम वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर पाएंगे और आपको क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो हम सभी पेशेंट्स को 20-20 मिनट के स्लॉट्स के हिसाब से अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, ताकि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग फॉलो कर सके। तो दोस्तों हम लोग आपका इतना केयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भी आपसे कुछ अपेक्षा है कि आप प्लीज हम लोगों से अपॉइंटमेंट लेके आइए। इवन आप जनरल प्रैक्टिशनर्स के यहाँ पे भी जा रहे हैं या किसी के यहाँ भी जा रहे हैं, आपके भले ही पहचान के होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोरोना आपकी पहचान वाला नहीं है, डॉक्टर पहचान का हो सकता है। तो दोस्तों आप कहीं पे आपको कोई चांस नहीं लेना है, आप केवल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जाइए। दूसरी चीज कि अभी लॉकडाउन लिफ्ट हो रहा है या क्लिनिक्स खुल रहे हैं, अगर आपका डॉक्टर से रूटीन विजिट है और कोई इमरजेंसी नहीं है तो प्लीज आप उसको अवॉइड कीजिए। और एक टेलीमेडिसिन पे भी मैं आपसे बात करने वाला हूं आने वाली 2-3 स्लाइड्स में, कि आप टेलीमेडिसिन को फॉलो कीजिए। अगर आपके लिए संभव हो सके तो दोस्तों आप केवल अकेले भी डॉक्टर को दिखाने जा सकते हैं। अगर आपको कोई साथी की आवश्यकता हो तो केवल आप एक साथी के साथ जाइए। हमारे यहाँ पे ट्रेंड देखा गया है कि जब भी हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, और नेचुरली हमारे भारतीय परिवारों में एक दूसरे से हम ज्यादा मिले जुले रहते हैं और लोगों से हम लोग ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब साथ में जाएं। तो हमारे फादर मदर भी साथ में होते हैं, बच्चे भी साथ में रहते हैं, कभी अंकल भी रहते हैं, या सभी लोग जाते हैं दोस्तों। तो अब ये समय आ गया है कि आप केवल अकेले जाइए या अपने साथ केवल एक ही साथी को लेके जाइए। और ये ध्यान रखिए कि वो बुजुर्ग और बच्चे आप लोगों के साथ ना हो जब तक कि वो स्वयं पेशेंट ना हो, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए और आप जाइए। ये मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं कि जैसे ही आप हॉस्पिटल जाएंगे तो सबसे पहले अपना हाथ धोना है आपको, और हमारे जैसे हॉस्पिटल में हमने लगा के रखा है वैसे ही आप ध्यान रखिए। दोस्तों जब हम लोग मरीज को देखते हैं तो जनरली हमारा कंसल्टेशन चेंबर का दरवाजा बंद होता है, लेकिन अभी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए और इन्फेक्शन को रोकने के लिए ऐसा हो सकता है कि हमारे कंसल्टेशन रूम का दरवाजा खुला रहे। लेकिन अगर आपकी प्राइवेसी के लिए जरूरी है तो नेचुरली हम लोग उसका भी इंतजाम करेंगे, लेकिन एक चेंज हो सकता है आपको कई जगह देखने को मिले, तो आप प्लीज इसके लिए माइंड मत कीजिए। दोस्तों जब आप कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के साथ बातें करते हैं तो आप बिल्कुल टू द पॉइंट बात कीजिए और स्पेसिफिक बातें कीजिए, और डॉक्टरों से आप अपने लक्षणों को छुपाइए नहीं, डॉक्टर से झूठ ना बोले। अगर आपको कफ कोल्ड फीवर है तो आप उनको खुल के बताइए। अभी हमें हम अपने कंसल्टेशन चेंबर में देखिए, मैं पेशेंट देख रहा हूं, हम उनसे पूछते हैं कि आपको तकलीफ कब से है, तो जनरली हमारी तकलीफ की शुरुआत मरीज इस तरीके से बोलना शुरू करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे तो आषाढ़ महीने से तकलीफ है, डॉक्टर साहब मुझे पिछली अमावस्या से तकलीफ है, या मैं अपने चाचा के लड़के की शादी में गई थी जब से तकलीफ है। और एक और चीज दोस्तों विचित्र है, मैं महिलाओं से पूछता हूं आपको तकलीफ कब से है, तो वो अपने हस्बैंड की तरफ देख के बता देगी, आप बताइए मुझे तकलीफ कब से। दोस्तों अब ये सब चीजों का समय नहीं है, आप डॉक्टर से सीधे टू द पॉइंट बात कीजिए। मुझे 15 दिन से पेट में दर्द है, या मुझे 15 दिन से तकलीफ है, मुझे 20 दिन से तकलीफ है, मुझे 1 महीने से तकलीफ है। कोई अब बड़ी बड़ी कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं वो आप रेडी रखिए। बहुत कोई पुराने रिकॉर्ड्स हैं, पुरानी रिपोर्ट्स है, तो दोस्तों अब आपको उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन रिपोर्ट्स का अभी की बीमारी से कोई संबंध नहीं है तो आप उनको अलग रख दीजिए, ताकि रिपोर्ट्स का आदान प्रदान ना हो और एक दूसरे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के रिस्क कम से कम हो। और बहुत सारे मरीज खूब सारी रिपोर्ट्स करा लेते हैं और वो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी 20 मिनट तक वो रिपोर्ट बैठ के देखे। तो दोस्तों हो सकता है कि ये सब चीजें अब कुछ समय के लिए बंद हो जाए, और आप कोशिश कीजिए कि आपको कम से कम समय तक हॉस्पिटल में रुकना पड़े। दोस्तों जब हम मरीज को एग्जामिन करते हैं तो या तो हम उन्हें स्टेथोस्कोप लगा के देखते हैं मरीज को, या फिर हम मरीज को लिटा के एग्जामिन करके देखते हैं। इस तरीके से मैं अपने ओपीडी में मरीज को हार्निया की जांच करके देख रहा हूं। दोस्तों कितनी बार क्या होता है कि हमें जैसे हर्निया का मैं एग्जांपल लेता हूं कि हर्निया का मुझे पेशेंट को देख के या बिना छू के भी जानकारी मिल जाती है, लेकिन कितनी बार मरीज के सेटिस्फेक्शन के लिए हमें एग्जामिन करना पड़ता है या उन्हें स्टेथोस्कोप लगा के देखना पड़ता है। दोस्तों अब ये थोड़ा सा हमें इसमें चेंज करना पड़ सकता है कि अगर हमें बहुत जरूरत नहीं लगेगी तो हम ये सब चीजें अवॉइड करेंगे ताकि इन्फेक्शन के रिस्क को कम से कम किया जाए। तो आप प्लीज अपसेट मत होइए, आप इस चीज को माइंड मत कीजिए कि डॉक्टर साहब ने तो हमें ठीक से जांच किया ही नहीं। ऐसा नहीं है, जितना आवश्यक होगा हम पूरी जांच आपको करेंगे।
इसी तरह दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट आपको कराने के लिए डॉक्टर साहब को अगर जरूरत लगती है, तो जैसे चेस्ट एक्सरे, तो डॉक्टर साहब आपसे बोल सकता है कि भैया आप अभी एक्सरे करा लीजिए, कुछ ऐसे जरूरत लग सकती है। तो दोस्तों प्लीज आप इस चीज को माइंड मत कीजिए, आप अगर डॉक्टर को आवश्यक होगा तो ही कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। अगर आपके कोई परिचित एडमिट हैं तो दोस्तों एक ही, जैसा मैंने बताया था कि आप खुद को दिखाने जा रहे हैं तो भी आप एक ही के साथ जाइए, लेकिन आपके कोई हॉस्पिटल में भर्ती हैं, किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो दोस्तों हमारा संयुक्त परिवार होता है भारत में, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब मिलने जाएं। तो दोस्तों ये पूरे परिवार के लोग मरीज को मिलने जा रहे हैं, और इतना विदेशों में भी होता था, ऐसा नहीं कि अपने देशों में ही होता है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि कोई गांव से अगर कोई मरीज भर्ती होते हैं, पटेल साहब भर्ती हैं, तो पूरी एक बोलेरो करके लोग मिलने आते हैं, 12-12 लोग, 15-15 लोग मिलने आते हैं दोस्तों। तो अब आप ये सारी चीजें बंद कर दीजिए, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आप स्काइप के थ्रू उनसे बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजों का ध्यान रखिए। जब आप मरीज से मिलने जाएंगे तो आपको पॉजिटिव रहना है और एप्रोप्रिएट तरीके से स्माइल करना है। दूसरा कि आपके कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं तो आप उनसे मत शेयर कीजिए। क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम सुबह राउंड पे जाते हैं, मरीज से बात करके आते हैं कि डी आप घबराने की जरूरत नहीं, हम आपकी कल छुट्टी कर देंगे, परसों छुट्टी कर देंगे। और जब हम शाम को राउंड पे जाते हैं तो मरीज बड़ा उदास रहता है, तो हम पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो बोलते हैं कि साहब हमें कोई मिलने आए थे और हमें ये बता के गए कि ऐसा हुआ था। तो दोस्तों उन्हें कोई छोटी सी गठान के लिए हम लोग भर्ती करते हैं और एक मिलने वाले आते हैं, अरे यार ये तो कैंसर भी हो सकता है। तो दोस्तों ये मरीज के दिमाग में बहुत बुरा असर करता है। तो प्लीज आप अपनी ओपिनियन को अपने पास रखिए और आप उनकी डायग्नोसिस करने की कोशिश मत कीजिए। मरीज को बुखार आ रहा है या मरीज को कोई प्रॉब्लम है, आपको तो टाइफाइड हो सकता है, आपको तो मलेरिया हो सकता है, अरे भाई आप मिलने गए हैं, आप उन्हें मिलिए और वापस आ जाइए, आपको अपनी ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ओपिनियन देने का काम डॉक्टर का है, तो आप प्लीज जब तक डॉक्टर ना हो अपनी ओपिनियन मत दीजिए। आप जाइए उनसे मिलके, आप उनकी हालचाल पूछिए और आ जाइए, और अभी तो जाना भी उचित आपके लिए नहीं है। तीसरी चीज की जब हम लोग जाते हैं तो कभी बुके लेके जाते हैं, कभी फल लेके जाते हैं, कोई कार्ड लेके जाते हैं, तो दोस्तों अभी इन सब चीजों को आप कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको ई प्रिस्क्रिप्शन भी मिल सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डॉक्टर लोग ई प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू करें आपको। तो दोस्तों अब जैसे जैसे चैलेंजेस हैं वैसे ही वैसे अब हमें चेंजेस भी करना है अपने अंदर। तो हम चेंजेस की अगर बात करते हैं तो टेलीमेडिसिन का जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था, तो 2 स्लाइड्स में टेलीमेडिसिन के बारे में बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि टेलीमेडिसिन को हम मेडिकल डिस्टेंसिंग भी बोल सकते हैं। तो ये टेलीमेडिसिन डॉक्टर और मरीजों दोनों के लिए यूजफुल है कि टेलीमेडिसिन में आप घर बैठे ही अपने डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आजकल गवर्नमेंट ने भी इस चीज को अप्रूव कर दिया। नेक्स्ट प्लीज। तो दोस्तों टेलीमेडिसिन का अब समय आ गया है, तो WHO ने और भारतीय सरकार ने भी अब टेलीमेडिसिन को अप्रूव कर दिया। नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों अगर हम टेलीमेडिसिन के फायदों की बात करते हैं तो आज जैसे आप तो इंदौर शहर में रह रहे हैं, बड़े शहर में आपको सारे अच्छे हॉस्पिटल से, सारे अच्छे डॉक्टर से, लेकिन अगर हम रूरल या रिमोट एरियाज की बात करते हैं तो टेलीमेडिसिन के थ्रू मरीज वहां से भी डॉक्टर से ओपिनियन ले सकते हैं। ये काफी जल्दी हो सकता है और इसके कारण आपका आने का समय और पैसा दोनों की बचत हो सकती है। हॉस्पिटल में जो रश हो सकता है हम उसको भी बचा सकते हैं, और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसको भी हम बचा सकते हैं। दोस्तों टेलीमेडिसिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी हमारे देश के लिए इतना आसान नहीं है टेलीमेडिसिन के बारे में, क्योंकि डॉक्टर और मरीज दोनों अभी इससे भली भांति परिचित नहीं है। दोस्तों थोड़े समय में सभी लोग हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ साथ हमें अच्छे हैंडसेट चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, अच्छी सारी चीजें चाहिए। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे एजुकेशन का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हमें एजुकेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा और हमें गवर्नमेंट सपोर्ट की भी आवश्यकता है दोस्तों इस टेलीमेडिसिन के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट ने टेलीमेडिसिन को अप्रूव किया है। ठीक है, टेलीमेडिसिन इज लाइक एनी अदर कंसल्टेशन, कि भाई आप मुझे टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं, ये हमारे नॉर्मल कंसल्टेशन के जैसा है। तो दोस्तों अब आपको इसमें माइंड करने की जरूरत नहीं है, ब्राइटनेस कम करना था, माइंड करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अभी बीच में ये देखना आया था कि टेलीमेडिसिन में अगर टेली कंसल्टेशन हो रहा है आपका और डॉक्टर आपसे फीस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज आप इस चीज को माइंड मत कीजिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, डॉक्टर अपनी फीस ले सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, डॉक्टर फीस के लिए बोलते हैं, उसको ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं या वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड कर देते हैं। दोस्तों प्लीज आप ऐसा मत करिए, डॉक्टर अपनी ओपिनियन दे रहा है तो वो अगर चाहें तो उसके लिए चार्ज कर सकता है, ये अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप इस चीज के लिए तैयार रहिए। तो दोस्तों ये आखिरी स्लाइड है मेरी कि इट इज द हेल्थ दैट इज द रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। हमारे महात्मा गांधी जी ने ये एक स्टेटमेंट दिया था कि दोस्तों अब समय आ गया है कि हमारी हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है, तो हेल्थ है तो ही वेल्थ है। तो दोस्तों अपनी आप हेल्थ का ध्यान रखिए। अब हमें गवर्नमेंट को भी अपना थोड़ा फोकस बदलना पड़ेगा।
गवर्नमेंट को अब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हेल्थ के ऊपर खर्चा होता है उसको अब बढ़ाने की जरूरत आ गई है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं कि आप NHS अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहां पे 90% से ज्यादा मरीज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और 10% से कम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ उल्टा है, करीबन 70 से 75% प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और 20 से 25% लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेडिक्लेम अपना नहीं करवाया है तो दोस्तों तुरंत मेडिक्लेम करवा लीजिए, क्योंकि मेडिक्लेम से आपको कोरोना इन्फेक्शन या कई अन्य बीमारियों के खर्चों में कंपनी की तरफ से अच्छा मदद हो जाएगा। या आपका अगर मेडिक्लेम किया हुआ है तो आप उसका कवरेज बढ़वा लीजिए, और नहीं किया हुआ है तो अपने सलाहकार से सलाह लेके जो अच्छी पॉलिसी है आप उसको जरूर ले लीजिए। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप अपना मेडिक्लेम करवा लीजिए। नेक्स्ट प्लीज। तो दोस्तों अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं। तो अब हम लोग क्या करना है हमें, तो जैसा टेक होम मैसेज की बात करें कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को हम कैसे बनाएं और अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, कोरोना से कैसे बचें, तो आप अपना खाना समय समय पे खाइए, भूखे पेट बिल्कुल मत रहिए, हर 3 से 4 घंटे में कुछ कुछ खाते रहिए। अगले खाने के पहले हमें ज्यादा भूखा नहीं रहना। मतलब कहने का मतलब ये कि जब हम नेक्स्ट टाइम खाना खाने बैठेंगे तो हमें तगड़ी भूख नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें 3-3, 4-4 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। नेवर स्किप ब्रेकफास्ट। सॉरी, यहाँ पे फेसबुक हो गया है तो आप फेसबुक को कुछ समय के लिए अब स्किप करना शुरू कर दीजिए, लेकिन आप ब्रेकफास्ट को कभी स्किप मत कीजिए। हमारे यहाँ पे उपवास का भी काफी चलन है दोस्तों। अगर हम ज्यादा उपवास करते हैं तो उपवास को तोड़ने के लिए हम ज्यादा खा लेते हैं और गरिष्ठ चीजें खाते हैं, तो उससे हमारा वजन भी बढ़ता है। तो दोस्तों आप फास्टिंग को भी अवॉइड कीजिए, उसी तरह आप लेट नाइट फूड को भी अवॉइड कीजिए। आप खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का फर्क रखिए। ज्यादा से ज्यादा फाइबर्स लीजिए अपने खाने में, और वो फाइबर से फ्रूट से, सैलेड से, ग्रीन वेजिटेबल्स में रहता है। ज्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड मत लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लिक्विड्स लेने का कोशिश कीजिए अल्कोहल को छोड़ के। अल्कोहल इज नॉट ए लिक्विड जो आपको ज्यादा लेना है, ठीक है। आप अल्कोहल को पूरा बंद कर दीजिए। नेक्स्ट प्लीज। आप कम से कम 30 से 40 मिनट कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। आप एक्सरसाइज कोई सा भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप योगा कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप ये घर में ही कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये करते रहिए। आप अपना बॉडी वेट बढ़ा के रखिए, क्योंकि आपका वजन बढ़ता है तो आपका इम्यूनिटी कम होता है। अवॉइड हरी वरी एंड करी। दोस्तों आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं करना जब आप काम पे जाएंगे, आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना। ये कोरोना का समय भी निकल जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हमें सावधानियां रखना है जो मैंने आपसे डिस्कस की है। और खाने पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी करी ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा ऑयली, ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं होना चाहिए। आपको इस भाई साहब की तरह हमेशा खुश रहना है और टेंशन कम से कम लेना है, और अपनी तरफ से कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। आज हमें क्या होता है, इंडिया में हर कोई डॉक्टर है कि हमें कुछ भी तकलीफ होता है हम अपने मन से दवाइयां ले लेते हैं। दोस्तों आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और दवाइयां खाइए आप उस तरीके से। नेक्स्ट प्लीज। तो अब हमें अपने जीने का तरीका बदलना पड़ेगा दोस्तों। अभी तक हमारा तरीका ये हो गया कि खाना सोना और अपने लैपटॉप सिस्टम पे बैठना। तो दोस्तों अब अपने आप जीने का तरीका आप अच्छे से बदल लीजिए। नेक्स्ट प्लीज। तो दोस्तों यही मेरा प्रेजेंटेशन था, यही सब बातें मैं आपसे करना चाहता था। तो आपके कई प्रश्नों का उत्तर तो आपको मिल गया होगा, लेकिन कई और प्रश्न भी आपके दिमाग में आ गए होंगे। तो दोस्तों मेरा प्रयास था कि मैं आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं, लेकिन फिर भी कई प्रश्न तो आ ही गए होंगे। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने प्रश्न में। कोशिश करूंगा कि आखिरी के 5-10 मिनट में आपके प्रश्नों का मैं आंसर कर सकूं। नेक्स्ट प्लीज। ये मेरी आखिरी स्लाइड है, जैक मा जी की है। तो जैक मा जी ने ये कहा है हमें, फुल स्क्रीन, कि दोस्तों ये जो 2020 का साल है, ये हमारा कोई प्लान्स मत बनाइए, कोई ड्रीम्स मत बनाइए, ये केवल हमारा जिंदा रहने का साल है। आप जिंदा रहेंगे तो आप ऑलरेडी अपना प्रॉफिट बना चुके हैं जब 2021 में आप अपने परिवार के साथ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। यही सब, नेक्स्ट प्लीज, यही सब बातें मैं आपसे करना चाहता था। तो अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। ये समय भी निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे एक अंकुर फूटा है तो हमारे जीवन में भी एक अच्छा आशा का संचार होगा और ये समय भी निकल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।